सामाजिक विज्ञान अनुसंधानों की भारतवर्ष में क्या स्थिति है इसके विषय में जान सकें। सामाजिक विज्ञान क्या है और उसकी स्टैंडिंग क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, अधुनातम परिस्थिति उसकी क्या है, यह जानने के लिए इसको रखा गया था। लेकिन कुछ हमारे ऑफिशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए थे जिसके कारण मुझे यह वाला अपना चेंज करना पड़ा। तो अब आप स्लाइड लगा दीजिए, मैं देख रहा हूँ इसके बाद। इससे जाएंगे नहीं, अब आएगा। Genesis of social science research. Social sciences may be defined as the discipline which deals with humans in their social and behavioral differences. मानव समाज जो है, मानवता जो है, वह सामाजिक और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से प्रस्तुत होती है, किस तरह से प्रकट होती है, इसके लिए हम सामाजिक मनोविज्ञान शोध को करते हैं। They are concerned with the systematic investigation of the behavior of man in society with the aim of formulating a body of relevant theory. सामाजिक विज्ञान अनुसंधानों का उद्देश्य यह है कि समाज में व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से है, इसको अध्ययन किया जाए और उसके लिए एक प्रासंगिक सिद्धांत का निर्माण किया जाए। समाज मनोविज्ञान में जो हम लोगों ने विषय रखे हैं या हमें विषय बताए गए, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन, इन सब के सम्यक सहयोग से इनकी जो क्लबिंग होती है, इन्हीं को कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। दिस बिकॉज द सोशल साइंस कैन नॉट बी केप्ट विद इन द लिमिटेशन ऑफ डिमार्केटेड बाउंड्रीज। हम इसको किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह बहुचरणीय है, हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जो है, अभी आपने सुबह के लेक्चर में सुना वेरिएबल के बारे में, मनुष्य का व्यवहार ही वेरिएबल है और विचलित होता रहता है, इसलिए हम इसे किसी भी बंधन में नहीं बांध पाते। थोड़ा इसमें ह्यूमन साइंस और नेचुरल साइंस में इसमें अंतर होता है। थोड़ा ये आर्ट्स में होते हुए भी साइंस है, साइंस में होते हुए भी आर्ट्स है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वह अपने व्यवहार के बारे में स्वयं ही किसी भी प्रकार का इन्फरेंस नहीं दे सकता, तो जो शोध छात्र है वे तो किसी तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इनको सूडो साइंस के रूप में, अर्धविज्ञान के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, इसलिए यह साइंस है, आर्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का अभाव है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बावजूद। हम इसे नेचुरल साइंस नहीं कह सकते। हम इसे नेचुरल साइंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी का लेवल 0.01 पर आकर के रुक जाता है, अर्थात 0.99% श्योरिटी के बाद भी 1% ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, जबकि नेचुरल साइंस में यह होता है कि 100 का 101% पूरा जो होता है वह साइंटिस्ट के हाथ में होता है। एनीवे, सोशल साइंस स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन ग्रुप, मनुष्य इन इंडिविजुअल एंड ह्यूमन ग्रुप इन कलेक्टिव, मतलब इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव दोनों प्रकार के अप्रोचेज इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं सोशल साइंस रिसर्चेज में। और इसके माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से दो, और जब परिवेश बढ़ जाता है यानी मोर देन टू, और टू और मोर देन टू सबके साथ क्या करता है कि बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सुंदर प्रतिक्रिया करता है। और इससे क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया अंतर क्रिया के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा सामाजिक विज्ञान में अनेक सीढ़ियां क्रॉस की जाती हैं।
एडी स्टीनर एंड स्टीफेंस थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान रिसर्च में क्या क्या होता है, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, मतलब थिंग मतलब इवेंट, घटनाओं का मैनिपुलेशन। सुबह आप पढ़ चुके हैं मैनिपुलेशन किस प्रकार से होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगी। लाइक ऑल social sciences, like all human sciences, manipulation of event is necessary, using concept or symbols for the purpose of generalizing to extent। जो हमारे पास संप्रत्यय होते हैं, जो हमारे पास प्रतीक होते हैं, उनको विस्तार करने के लिए, उनको अनरावल करने के लिए क्या किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान के शोध जो हैं वह होते हैं। करेक्शन और वेरीफाइंग नॉलेज, पुराने ज्ञान में जो सीमाएं रह गई, जो त्रुटि हो गई, उसको सुधारा जाए और जो है उसको तत्कालीन देश काल और वातावरण के आधार पर उसको क्या किया जाए, उसमें परिमार्जन लाया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। इसलिए सोशल साइंस रिसर्चेज जो हैं वह होते हैं। इसके साथ ही सोशल साइंस रिसर्चेज, इनका कहना है लेखकों का जिन्होंने परिभाषा दी है कि नॉलेज एड्स देते हैं। आपको अंदाज भी नहीं होगा कि जो आप टूल इस्तेमाल करते हैं, लैब में जा करके लैब असिस्टेंट से आप एक पेपर मांगते हैं, आप मेमोरी ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, आप टेस्ट शीट लेते हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये नॉलेज एड्स हैं। और इन्हीं नॉलेज एड्स के माध्यम से, इन्हीं नॉलेज एड्स के आधार पर, इनका सहारा लेकर के हम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, सब में क्या करते हैं कि हम रिसर्च करते हैं। और हम इसके बाद जब हम एक प्रकार का रिकमेंडेशन या जनरलाइजेशन करते हैं, तो उसमें हम नए स्किल्स को जनरेट करते हैं या हम नए प्रकार के अंतराक्षेपणों को, इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें रिसर्च करना आप लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। The synthetic merging of the social science continued steadily. The most important factor which has encouraged this trend is the interdisciplinary character of the present day research. अगर आजकल के रिसर्च में इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टरिस्टिक न होती तो आज हमारे मनोविज्ञान विभाग एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में योग के छात्र, होम साइंस के छात्र, चाइल्ड डेवलपमेंट के छात्र, मैनेजमेंट के छात्र शोध ना कर रहे होते। सोशल साइंस का उद्देश्य ये है कि वह ज्ञान का विस्तार करता है, अपने पंख फैलाता है, और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से एक कॉन्सेप्ट जो है वह मैनिफोल्ड होकर के सामने आता है। नो डाउट, कहना नहीं होगा कि जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उन डिसिप्लिन्स के साथ ये जो है ये अपने पंख फैला चुका है, इंक्रोच कर चुका है। और इससे क्या होता है कि आजकल का जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज हो रहे हैं उसको यूनेस्को में 4 कैटेगरी में बांटा गया है। होमोथेटिक साइंस, हिस्टोरिकल साइंस, लीगल साइंस और फिलोसॉफिकल साइंस। लीगल साइंस यानी कहीं लॉ भी जो है हमारे सोशल साइंस में एक सीमा तक आता है, 100% तो नहीं आता, लेकिन अपना 25% वो भी देता है। होमोथेटिक साइंस सम समूह, सम रूप, सम लिंग, सम विचार, सम आयु। When we study the equal groups, when we study the groups which are more or less equal in any respect of their lives. हिस्टोरिकल साइंस धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट ने कितने करवट बदले, कितनी सीढ़ियां चली, क्या क्या उसमें से रिडंडेंट हुआ और क्या क्या उसमें ऐड हुआ। सोशल साइंस के रिसर्च का यह एक बहुत बड़ा फोसी है। लीगल साइंस, लीगल है जो मतलब नीति वाला है,
और उसके लिए भी जो विधिक है, मानव व्यवहार के विधिक पक्ष का अध्ययन भी जो है वह सोशल साइंस करता है। बिहेवियर जो है वह हर जगह पर कार्य कर रहा है, जो मनोविज्ञान में वाटसन ने 2012 में, बहुत पहले 1912 में सॉरी, कह रखा था। और दार्शनिक विज्ञान यानी फिलोसॉफिकल साइंस, इनके आधार पर मिलजुल करके क्या होते हैं कि हम कार्य करते रहते हैं। जहां जहां ज्ञान और आत्मता दिखाई पड़े, जहां द आइडिया ऑफ सोशल साइंस डेवलप्ड फ्रॉम फिलोसोफिया फ्लो ऑफ नॉलेज, जहां से ज्ञान निकला। और आज हम क्वालिटेटिव को सम्मान कर रहे हैं। क्वालिटेटिव उस समय से हमारे सामने चल रही थी जब दर्शन शास्त्र से, ज्ञान की धारा से हमारा क्या निकला, मनोविज्ञान निकला, समाजशास्त्र निकला, सब कुछ निकला। पहले मनोविज्ञान नहीं था, पहले दर्शन शास्त्र भी नहीं था, पहले लॉजिक पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान और आत्मजन्य अनुभव को एक साथ जोड़ा गया और दोनों को एक साथ जोड़ करके क्या किया गया कि व्यवहार का अध्ययन किया गया। जब व्यवहार के अध्ययन में सब्जेक्टिविटी आई, आत्मनिष्ठ रूप से उसका प्रतिपादन किया गया, उतना हिस्सा फिलॉसफी को चला गया। और जब व्यवहार के रिपीटिशन से हमने उसमें ऑब्जेक्टिविटी का डेरिवेशन करना प्रारंभ किया, तब वह क्या हो गया, तब वह दार्शनिक विज्ञान हो गया, फिलोसॉफिकल साइंस हो गया। यही मूल है, यही जड़ है सूडो साइंस का। इसीलिए कहा जाता है कि यह सूडो साइंस है, यह अर्ध विज्ञान है। साइंटिफिक अप्रोच टू द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इन द अर्लियर सेंचुरीज रादर देन स्कॉलरली अप्रोच, पहले वही चलता था, क्या कहते हैं, बौद्धिक अप्रोच, और यह जो साइंटिफिक अप्रोच है वह बाद में आया। इसीलिए पहले जो सोशल साइंस की अवधारणा थी वह सोशल साइंस नहीं थी, वह सोशल डिसिप्लिन थी। पहले सोशल डिसिप्लिन था, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ा तो क्या हो गया कि यह हमारे जीवन में जब पुनरावृत्ति को देखता रहा, उसमें जनरलाइजेशन हुआ, उसमें क्वांटिफिकेशन हुआ, तो यह धीरे धीरे साइंस में आ गया। लेकिन मूल को उसने नहीं छोड़ा, मूल पर रहा। इसीलिए आज हम इसको प्योर साइंस में न लेकर के लाइट साइंस में, यानी हम इसको सूडो साइंस में रखते हैं। एडविन आर.ए. सेलेंगियन ने सोशल साइंस को कहा दोज मेंटल और कल्चरल साइंस, उस प्रकार के मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञान विच जो डील विद द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, मनुष्य को समूह में रहते हुए, मनुष्य को समूह का सदस्य मानते हुए उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसके ऊपर कार्य करते हैं। और तभी सोच लिया गया था कि रिसर्च करना हर प्रकार से, जितने रिसर्च के एक क्षेत्र को अनफोल्ड किया जा सके वह आवश्यक है। तभी सोशल साइंस अपना ग्रुप बना करके रिसर्च करेगा और अपना स्थान स्थापित करेगा। A gradual diffusion occurred in social science with the trend towards specialization. हमने किस चीज में विशिष्टीकरण प्राप्त किया और वहीं से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस प्रारंभ हुई। पॉलिटिकल साइकोलॉजी पहले हुआ करती थी, एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने अपनी किताब का हमसे अनुवाद कराया था। अब जनमानस का आर्थिक पक्ष क्या है, उद्योग का समाजशास्त्र क्या है और राजनीति की आर्थिकी क्या है, यह सब एक तरीके से क्रॉस ब्रीड होकर के एक साथ गुणनफलित होकर के जन्मे। और इसके बाद क्या है कि सोशल साइंस में हाइब्रिड कॉन्सेप्ट का वर्ण संकर, हाइब्रिड साइंस का इसमें सूत्रपात हुआ। सोशल साइंस एज वी कैन ऑब्जर्व नाउ ऑफ रिसेंट ओरिजिन,
ऐसे अगर माना जाए तो चीजें तो उपलब्ध थी लेकिन नाम नहीं दिया गया था। चीजें उपलब्ध थी लेकिन उनको नाम नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में पिछली 20वीं शताब्दी से सोशल साइंस के क्षेत्र में बिल्कुल तेज विकास हुआ और कई यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थाएं भी बनी, जिसमें से 2 जो हैं वे रिसर्च टीचिंग ट्रेनिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, नीति निर्माण के लिए बनी। ये बनी थी 1927 में। ये बनी थी 1927 में। वन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहला जो है वह लोकतांत्रिक प्रकाशन में इसका कार्य होता था और उसका नाम था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई। और दूसरा जो था वह था इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर के लिए इंडियन काउंसिल फॉर अफ्रीका, न्यू दिल्ली। ये दोनों जो हैं ये आज भी चल रहे हैं और बड़े ही सफलता से अपना कार्य कर रहे हैं। 1935 में 2 और सोशल साइंस रिसर्च की संगठन बने और उन्होंने क्या किया कि इसमें एक इकोनॉमिक्स के लिए बना और दूसरा स्टैटिस्टिक्स के लिए बना। धीरे धीरे सबको ये हुआ कि हम अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जहां पर हम अपना तो एस्टैब्लिशमेंट करेंगे ही करेंगे, हम अपना एस्टैब्लिशमेंट तो करते ही करते रहेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम अलग से जा करके दूसरे क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बना 1943 में, इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बना 1945 में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स 46, साइकोलॉजी का 49, मैनेजमेंट का 49, डेमोग्राफी 56, लॉ 59। लॉ का, और लॉ को देखिए, लॉ ने अपने में से क्रिमिनोलॉजी निकाला और उसको बनाया 1961 में। और डिफेंस स्टडीज का जो है वह बहुत जल्दी ही बना है। अभी अगर कहा जाए तो अभी भी वह अंडर प्रोसेस ही है। तो जिस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आगे बढ़ने लगे, उस तरीके से इन इंस्टीट्यूट्स ने भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के काम किया और इन्होंने इतने वास्ट साइंटिस्ट तैयार किए जिनका सोशल साइंस के हर पहलू में, हर भाग में समान विजन था और उसमें वे कार्य करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सोशल साइंस रिसर्चेस इंस्टीट्यूट बढ़ने लगी और इसमें डिसिप्लिन भी बढ़ने लगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज जो थी उन्होंने क्या किया कि इसमें सहायता करनी शुरू की। प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, सब ने मिल करके करीब 90% तक इसमें सहायता किया। और कुछ तो ऐसे हुए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे उनको भी गवर्नमेंट में लाया गया। सिंस द सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, जब तक उनको गवर्नमेंट के सोर्स पूरे तरीके से नहीं मिले, ग्रांट नहीं मिले, तब तक उनको प्राइवेट बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो चला रही थी। इसके बाद 1973 में आते हैं, तो जो हमारे इस वर्कशॉप का मूल बिंदु है, मूल स्थान है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, वह स्थापित हुआ 1973 में। इसको स्थापित किया गया। डॉक्टर जेपी नायक थे इसके पहले चेयरपर्सन। अब तो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, उस जमाने में चेयरपर्सन ही होते थे। उन्होंने कहा कि नेशनल सोशल साइंस पॉलिसी जो है ये बनावे ICSSR और ये क्या करे कि रिसर्चेस को डिफरेंट तरीके से बांधे। उनके रिसर्च करने का जो फोसी है वह क्या है, फॉर थ्योरी बिल्डिंग एंड मेथोडोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द डिसिप्लिन, नए नए सिद्धांतों का निर्माण और जो विधि परक है, जो प्रयोगात्मक संपूर्ण विधि है, विधि विज्ञान जो है हमारे
रिसर्च का, उसमें नए नए शोध किए जाएं और जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसको देखा जा रहा है उसको अंडरस्टैंड किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। तथा इसके साथ ही इंटरवेंशन भी था कि जो इसमें मार्जिनलाइज्ड थे, वल्नरेबल ग्रुप था, उसको क्या करें कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एज मच इंटरवेंशन एज पॉसिबल उसको किया जाए। Another major concern in the early years of ICSSR was a need for a direct and active link between research and training. शोध व प्रशिक्षण, यह भी समस्या थी, तभी उन्होंने जगह जगह पर अपने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं जहां पर वे अपने हिसाब से ट्रेनिंग भी देते हैं। और इस पर जो इनकी रिव्यू कमेटी बनती थी, 10-10 साल पर इनकी रिव्यू कमेटी बनती है और ये जितने रिसर्चेस होते हैं उसको वो जोड़ करके उसके बाद सारे रिसर्चेस को इंडिया के पूल करके वे अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, मेंटल हेल्थ पर, वुमेन पर, एक्सपेरिमेंटल पर, एक साल में नहीं तो कम से कम 12-12, 14-14, 15-15 इनके वॉल्यूम्स निकलते हैं। और इनके काम का जो इवैल्यूएशन होता है वह वर्किंग कमेटी के द्वारा होता है। इसके 2 वॉल्यूम में पहली रिपोर्ट निकली, रिट्रोस्पेक्टिव्स एंड प्रोस्पेक्टिव, सोशल साइंस इन इंडिया, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव अ रिपोर्ट। ये 2 वॉल्यूम में निकली 1973 में। और उस समय मालकम एस आदिशेषैया इसके चेयरमैन हो गए थे और उन्होंने जो बताया कि इसमें जो रिव्यू कमेटी ने कहा कि किस प्रकार के रिसर्च होने चाहिए, to identify the significant trend in the development or research in various social science, to assess their value and relevance, and to identify the gap in social science research which should be filled in the future. विकास की कौन कौन सी धाराएं चल रही हैं, कैसा चलन चल रहा है, विकास कैसा हो रहा है, शोध कैसा हो रहा है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से शोध हो रहा है, ज्ञान का गैप क्या है, सोशल साइंस में क्या चीज पढ़ी जा चुकी है, क्या चीज अभी नहीं पढ़ी गई है, जो पढ़ा गया है उसका मूल्य, उसकी उपयोगिता और उस खालीपन की, उस वैक्यूम की पहचान जिसमें रिसर्च नहीं हुए हैं, नीड ऑफ द आवर, और उसके ऊपर रिसर्च करने की इन्होंने आवश्यकता बताई, विच शुड बी फिल्ड इन द फ्यूचर, जो ऐसे रिसर्च किए जाएं जो उन रिसर्चेस के माध्यम से फ्यूचर में गैप को भर सके। प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग सोशल साइंटिस्ट इन देयर रिसर्च, सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं उनको भी समस्याएं हुई, कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे उसको आगे मतलब सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, और उनको ट्रेंड इसके लिए किया गया। और ICSE के लिए उनको ये बताया गया कि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस किस तरीके से बनाया जाए ताकि ICSSE का भी निर्माण हो सके। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज स्टार्ट हुई। दुनिया के जर्नलों से, दुनिया के एब्स्ट्रैक्ट से पेपर लेकर के, रिसर्चेज लेकर के उसको ICSR में एक सेक्शन हुआ करता था, INSDOC, इंडियन सोशल साइंसेज एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। जब हम लोग रिसर्च करते थे तो हम लोग INSDOC में जाते थे और INSDOC पर हम लोग लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट देख करके, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आता था उसमें से कि हमको ये वाला भेज दीजिए, तो वो पहले फोटो स्टेट का पैसा मांगते थे और जब हम लोग पैसा भेज देते थे तो पार्सल आ जाता था। तो वो डॉक्यूमेंटेशन अब तो अपना अर्थ खो चुका है क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना इंटरनेट है, लेकिन उस समय हम लोगों के लिए यह बिल्कुल बहुत ही दुर्लभ वस्तु थी। इसके बिना तो हम लोग का रिसर्च पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, समाज को सेवाएं कैसे दी जाएं, समाज में प्रशिक्षण कैसे दिया जाए और जो समाज वैज्ञानिक है उनका किस प्रकार से विकास किया जाए और किस प्रकार से नई नई युक्तियों को अभ्युक्त किया जाए जिसके माध्यम से सामाजिक विज्ञान के शोधों का विकास हो सके। इन्होंने दोनों चीजें बताई, इन्होंने थ्योरी प्रैक्टिस पर भी बल दिया और इन्होंने अंडरस्टैंडिंग पर भी बल दिया। इसके साथ ही इन्होंने पॉलिसी प्लानिंग भी बताया
और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपना कार्य किया। उसके बाद सेकंड रिव्यू कमेटी जो बनी 5-5 साल पे बनती थी, 78 में बना और उसमें बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में काम और 5 साल का सुनियोजित काम उसमें क्या किया गया और आगे 10 साल में क्या किया जाएगा, इसके बारे में बात किया गया। This report indicated the need to broaden the periphery of social science research. समाज मनोविज्ञान के शोधों को की परिधि को बढ़ाने की आवश्यकता है और हमें बढ़ाने के पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं और जो इसके कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, उसको ध्यान में रखा गया। और यही समय था जब अलग अलग विश्वविद्यालयों में और अलग अलग जगहों पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनने लगे और उसके बाद क्या था कि विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च के लिए जो आंतरिक संरचना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी विकसित किया गया। हम लोग के ज़माने में रिसर्च इंस्टीट्यूट में सर्विस करना बहुत शान की बात मानी जाती थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि बच्चा केवल रिसर्च करने के बाद विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में नौकरी करना चाहता है, चाहे उसको रेगुलर होने में कितना भी समय लगे। आप लोग बुरा मत मानिएगा, अगर आप लोग रिसर्च करने के दौरान ही कोई भी इंस्टीट्यूट देखें तो आपको इंस्टीट्यूट में लगी लगाई नौकरी मिलेगी और आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े परचम लहरा पाएंगे। केवल प्रशिक्षण पे, केवल शिक्षण पर मत जाइए कि शिक्षक बनेंगे। कितने लोग शिक्षक बनेंगे? अपॉइंटमेंट करना है, बेरोजगार है, रिटायर हो नहीं रहे हैं। तो आप अगर इसमें इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद रहेगा। थर्ड रिव्यू कमेटी, अब 16 साल हो गए थे, उन्होंने 16 साल की छठी पंचवर्षीय योजना में कहा कि अपने कार्य को प्रस्तुत कीजिए और आगे के दशक में 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या काम किया जाएगा उसके ऊपर बताइए। उस पर उन्होंने अपने प्लान्स एंड पर्सपेक्टिव बताए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देश के लिए नेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। यह वही समय है जब साइकोलॉजी एंड नेशनल डेस्टिनी करके मेरा भी एक पेपर छपा था कि राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और प्रभावक तरीके से अंतर्क्रिया करके सामाजिक मनोवैज्ञानिक उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं। और एकेडमिक और पॉलिसी प्लानिंग में हर तरीके से किस तरीके के कैसे हम उसमें अपना अमूल्य सुधार सहयोग प्रदान करें, इसकी भी इसमें चर्चा की गई। विशेष प्रकार के इसमें इम्प्रूवमेंट हुए और उसी समय से ICSSR के द्वारा रिसर्च करने के लिए, पब्लिकेशन ग्रांट कर देने के लिए कि थीसिस पब्लिश हो जाए, किताब पब्लिश हो जाए, थीसिस छप जाए, थीसिस बन जाए। एट दैट टाइम देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ सीनियर फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप, डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल। उस समय लंप सम 4,000, 6,000, 8,000 मिल जाता था। हमको भी 7,500 रुपये मिला था, इसलिए मुझे याद है कि मैंने भी इस सुविधाओं को अवेल किया था और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को आज मैं अपने उसी मंच से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वह न होता तो रिसर्च पूरी करने में समस्या आती। हालांकि अलग से सोर्सेस थे। ग्रोथ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च का महत्व क्या है और इसकी अभिवृद्धि कैसे हुई। उस समय जो सेलिगमैन थे उन्होंने क्या किया कि 3 तरीके से सामाजिक विज्ञान को 3 कैटेगरी में बांटा। प्योर सोशल साइंस, विशुद्ध खांटी, सेमी सोशल साइंस, आधा खांटी, जो सेमी प्योर और वो जैसे हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी वगैरह आ गई। साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशन, जैसे कंप्यूटर वगैरह हैं तो इनको क्या हुआ कि इनकी सामाजिक उपयोगिता भी है। पहले तो कंप्यूटर की कोई उपयोगिता समझ में लोगों को नहीं आ रही थी। लड़कों का काम है, साइंटिस्ट का काम है और हमारे में से किसी का काम नहीं है। लेकिन आज अगर सोचा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति से ज्यादा स्किल्ड होता है कंप्यूटर में। तो यह ऐसा विज्ञान है जिसकी सामाजिक उपादेयता
से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान जो है उसका वो धीरे धीरे डिफरेंट कैटेगरीज में आते हुए बढ़ा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिसर्च की वास्तविक परिभाषा, वास्तविक उद्देश्य दिया। आयशे साहब ने कहा, द एम ऑफ रिसर्च इज टू गेन न्यू नॉलेज थ्रू सिस्टमेटाइज एफर्ट। व्यवस्थित प्रभाव के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त करना शोध का उद्देश्य है। मियर फैक्ट फाइंडिंग, शुद्ध सत्य की प्राप्ति, डेटा कलेक्शन, साइंसस टेकिंग, यानी कोई भी चीज जो है वह रिसर्च इथिक्स के परे न हो, और रिमार्किंग रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्चुअल रिसर्च, यानी उसका डेटा लेकर के दिखा दिया हमने, पुराने जो रिकॉर्ड थे उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो यह कहीं से भी वास्तविक रिसर्च नहीं हुआ। ये रिसर्च की प्राथमिकताएं थी, प्रारंभिकताएं, नॉट प्राथमिकताएं, प्रारंभिकताएं थी। और जो वैज्ञानिक शोध था वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, वर्गीकरणात्मक होना चाहिए, सामान्यीकृत होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, जिसको वेरीफाई किया जा सके, और उसका डेटा ऐसा हो, ऑब्जर्व डेटा प्राप्त हो, जिससे कि हम आगे उस पर ध्यान दे सकें। स्पेसिफिकली इन सोशल साइंस रिसर्चेस the inferences are liable to be more variated due to judgments derived by human intellectual himself. जब मनुष्य को वैज्ञानिक बना दिया गया तो वह जबरदस्ती का वैज्ञानिक खुद ही बन गया। वह बदल बदल करके अपना जजमेंट देने लगा। जब बदल बदल करके जजमेंट दिया गया तभी तो सूडो साइंस में आ गया, नहीं तो वो लाइफ साइंस में ना खड़ा होता। ह्यूमन साइंस की अपनी अलग एक प्रेस्टीज होती, लेकिन नहीं, पल पल जो अपने बुद्धि से व्याख्या करने की बात आ गई, निर्णय देने की बात आ गई, उसी समय से यह हुआ कि ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि ह्यूमन पे करना था इसलिए इसको सूडो बनाया गया। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च शुरू हुई, रिसर्च बॉडीज हुई, आरडीसी वगैरह होती रही, हर जगह पर डॉक्टर, पोस्ट डॉक्टर और पीएचडी, एमफिल, बहुत सी चीजें बनी, और बहुत तरीके के मेथडोलॉजीज का इसमें प्रयोग हुआ। इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हुई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुई, 5 चैप्टर में थीसिस लिखी गई, स्टडी 1 स्टडी 2 करके लिखा गया, एक साथ डेटा लिया गया, एक स्टडी के बाद डेटा लिया गया। There were so many strategies that were followed by the scientists, and they gave many more feathers to the head of social science fraternity. This emphasized on the importance of developing scientific methodology for social science. अब यहीं पर जब मेथड्स बढ़े, तरह तरह की चीजें बढ़ी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बढ़ा, तब यह है कि साइंटिफिक मेथड को यहाँ पर स्थान दिया गया। जो रंगनाथन कमेटी थी उन्होंने क्या किया कि बताया कि सोशल साइंस के जो रिसर्च हैं उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको यदि ध्यान दिया जाए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो सोशल साइंस के रिसर्चेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, देखिए यही है जो आप लोगों के साथ हो रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के विषय में प्रशिक्षण। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च एंड रीजनल रिसर्च सेंटर। सोशल साइंस रिसर्च तो था ही, उन्होंने अपने काम को विस्तार देने के लिए छोटे छोटे इकाइयों में बांटा और उन्होंने 4 सेंटर बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यह उत्तर वाला इलाका है जहां पर यह सेमिनार हो रही है। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर इनरोलमेंट हुआ है, जहां से कार्य शुरू किया गया है, उनकी क्या लायबिलिटी बनती है,
उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है। शोध अध्ययनों का स्तरीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। हमें ऐसा लगता है, हमें क्या आप लोगों को भी लगता होगा, आपके सीनियर्स को भी लगता था कि 2 एक्सटर्नल रिसर्च की रिपोर्ट दे देंगे, वाइवा हो गया एंड साइंस इज डन। लेकिन केवल इतने से ही नहीं होता है, या तो फॉर्मेलिटी है, कहीं मजबूरी है, कहीं रीति है, कहीं और किया भी जाता है। आवश्यकता है कि आपके रिसर्च को पहचान मिले, नाम मिले, उसका स्तर बढ़े, आपके रिसर्च को लोग जाने। कैसे जाने, उसका स्तरीकरण कैसे हो, एम्फेसिस ऑन पेपर राइटिंग। उसके बाद पेपर राइटिंग की बात शुरू हुई और पेपर राइटिंग पर बल दिया जाता था। हम लोगों का ही यह जमाना था जब पेपर रीडिंग पर, पेपर राइटिंग पर एक पेपर जिसका जाता था उसको इतना सम्मान मिलता था, कहने के बाद में उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते थे, वाओ आज तो एक का पेपर गया। हम लोग एक का होता था, खुश सब हो जाते थे। Exploring the possibility of funding for various aspects of social science research in the support of its growth. पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हर चीज में पैसे लगते हैं, बिजली में लगता है, कागज के टाइप में लगता है, फोटोस्टेट में लगता है, हर चीज में लगता है, शीट्स बनवाने में लगता है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए ऐसे ऐसे मतलब तरीके जानना, तरीकों पर काम किया गया कि कहां कहां से पैसा मिले। आप लोग भी, आप लोगों के लिए मेरा संबोधन है कि बहुत तरह की टीम, बहुत तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं यूजीसी आईसीएसआर को छोड़ करके जो छोटे छोटे रिसर्च के लिए पैसा देते हैं। ट्राई टू कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन देम। अगर आप नेट क्वालिफाई करें, जेआरएफ करें, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आप छोटे छोटे रिसर्चेस के लिए पैसा लेकर के कार्य करें ताकि आपके रिसर्च में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट जो है वह नहीं आए। इंक्रीजिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिपोर्ट अप्रोच, उपागम इंटरडिसिप्लिनरी का बढ़ता गया और इससे क्या होता है, नई सोच, नया क्षेत्र, नया आधार और नई दृष्टि मिली, जिससे कि सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत तरह का अंतर आया। पहले केवल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में रिसर्चेस होती थी, और जो सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च करने की बात करते थे, एडवोकेट्स जो थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, दे यूज्ड टू लाफ ऑन देम। लेकिन उस समय साइकोलॉजी, अब मुझे लगता है कि साइकोलॉजी जब एक्सपेरिमेंटल, आई एम नॉट कंडेमिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, लेकिन जब साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ग्रैब में थी तो वह मनुष्य का कुछ था ही नहीं, क्योंकि पेवलॉव के डॉग्स, स्किनर के रैट्स, कोहलर के एप्स, तो उसमें हम कहाँ थे और हम कहाँ किसके साथ जनरलाइज करते थे। हमें समाज में जब हम बाहर निकले, पहली पुस्तक निकली थी इसमें, स्टडिंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, लाइब्रेरी में आई थी। हम लोगों ने बिल्कुल धीरे धीरे एक दो जने बिल्कुल होड़ लगी थी, कौन इसको कैसे पढ़ ले, पूरा पढ़ ले। उसमें यह था कि नेचुरल सेटिंग में बिहेवियर का किस प्रकार से, जो सही बिहेवियर को जानना है तो नेचुरल सेटिंग में जाइए, और वहीं पर टीम वर्क का आईसीएसआर प्रोजेक्ट देती थी, यूजीसी देती थी, न्यूपा देती थी, और उसके बाद क्या होते थे, सीरीज में काम होते गए। धीरे धीरे विकास हुआ, फिर पता चला कि इन विकास के पीछे शक्तियां कौन सी थी। जो शोध के कल्चर का विकास हुआ, जो शोध थोड़ा फैशनेबल रिसर्च हुआ। सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च करके अपने को बुरा समझते थे, शर्म आती थी, और बाद में सोशल साइकोलॉजी का जब रिसर्च करते हैं तब ऐसा लगता है कि हम तो समाज के हर फोल्ड को, हम समाज के मैनिफोल्ड को अनफोल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? टीम वर्क रिसर्च। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो डेटा कलेक्शन होता है, लिखा जाता है, टाइप होता है, एनालिसिस होती है, एनालिसिस टाइप होता है, डेटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होती है, रिव्यू देखा जाता है। तो जब तक सबका सम्यक योगदान नहीं मिलता है तब तक कोई भी शोध फलीभूत नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी,
जो कोई टीचर भी इस बात को सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो सिनॉप्सिस बनती है उस सिनॉप्सिस में मूलभूतता को बरकरार रखते हुए अंदर कितने चेंजेस हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो शोध का जो शीर्षक रखा जाता था वह इतना रिजिड ना रखा जाए कि वह ऊंट की तरीके से एक 4 फीट के लैब में आ जाए। उसका विस्तार होना चाहिए, तभी उन चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी हमको नई सोच, नई दृष्टि, नई विधा जानने को मिलेगी। एडवांस्ड अप्रोच टू साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान को भी इसमें डालना था, क्योंकि क्वांटिफिकेशन, जनरलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन सब कुछ था। इसलिए हमको इसमें मतलब सोशल सेटिंग में करते हुए भी उसको साइंटिफिक फ्रेम में ही प्रस्तुत करना था। यह भी इससे एक विजन की प्राप्ति हुई। रीजन वाइज एरिया स्टडी, जैसे रीजन बना हुआ, रीजनल मैं बता रही हूँ 4 रीजन बने हुए हैं, इसी तरीके से हर रीजन की अपनी स्टडी और हर रीजन का अपना पब्लिकेशन, और इसके बाद बाहर भी जो नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन होते थे दे वर फ्री फ्रॉम रीजन वाइज एरिया। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो ही रहती थी और इसमें कोऑपरेशन भी मांगा जाता था। साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन के साथ काम करते हुए एनालिसिस के लिए चले गए कंप्यूटर वाले के पास, उससे ले लिया, उससे मतलब हम इसमें सहयोग से कार्य करते थे, बहुविध के साथ, बहुविविधता के साथ, मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ इसमें सहयोग भी लिया गया। पहले सहयोग लेना भी अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज तो है कि बिना सहयोग के तो काम ही नहीं हो पाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज, जो सिद्धांत हैं उनकी उपादेयता कैसे सिद्ध की जाए। शब्द के भी अर्थ बदलते हैं, सिद्धांत भी बदलता है जैसे जैसे देश काल वातावरण में परिवर्तन होता है। पुराने सिद्धांत का कितना बचा हुआ है आज की डेट में रेलेवेंट, और उसमें हम एक्स्ट्रा क्या डालें कि आज के लिए वो हो जाए मीनिंगफुल। रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, यह भी इसमें आवश्यक था। चश्मे का नंबर बदल करके उसको नए तरीके से पढ़ने की, समझने की और नए समाज की उपयोगिता के अनुसार उसको नवनिर्माण करने की, नवनिर्मित करने की आवश्यकता थी। इसके साथ ही शोध के विस्तार के लिए नए नए सिद्धांत भी बने। सिम्बियोसिस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, हम कहते तो हैं कि फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अगर कि बिना इंट्रोडक्शन के तो हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। तो जब तक हम एक्सप्लोरेशन करने के पीछे भी हमारे एक शक्ति है जिसको हम फंडामेंटलिज्म, मूलभूत आधार, तो मूलभूत आधार और जो व्यवहारिक उपागम है उन दोनों के मध्य में एक समन्वय की स्थापना और रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्थापना। मैंने आपसे कहा कि रिसर्च कैसे किया जाए, उसकी एनालिसिस कैसे की जाए, उसको लिखा कैसे जाए। लिखा तो बाद में जाएगा, लेकिन कैसे रिसर्च किया जाए और जिस रिसर्च को किया गया उस रिसर्च को किस तरीके से लिखा जाए, यह जानने की भी आवश्यकता थी। और उसके बाद इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए रिसर्च के क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया। तो इंडिविजुअल काम किया गया, ग्रुप प्रोजेक्ट लिया गया, एनजीओस ने काम किया, विश्वविद्यालय में काम किया, सरकारी संस्थाओं में काम हुआ, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आज भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है जो वहां पर बहुत अधिक आवश्यकता है साइकोलॉजिस्ट की, जैसे टाटा वाटा में तो हम लोग को जाना लगा ही रहता है। इसके साथ जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं हम उनके साथ भी कार्य करते। 10 इस प्रकार से डिफ्यूजन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसका कोई अपना प्रारंभ ही नहीं था, जो सेट ही नहीं था, धीरे धीरे वह प्रोफेशनलिज्म की ओर आया
और सोशल साइंस रिसर्च जो है उसने इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्र में हाइब्रिड अप्रोच को लेकर के एक्सेप्टिंग 2 और मोर देन 2 रिसर्च करना शुरू किया। और आज के समाज में साइंस वाले भी, इंडस्ट्री वाले भी सामाजिक मनोविज्ञान के, सामाजिक विज्ञान की स्थिति को के शोध को सम्मान देते हैं। और लेकिन एक चीज है कि सही तरीके से विधि को जाने बिना, सही तरीके से कंट्रोल किए बिना, चर को समझे बिना, परिवर्तन को डेटा एनालिसिस किए बिना, राइटिंग के बिना और उस परिवेश की जानकारी के बिना जहां से डेटा कलेक्शन लिया गया है, यह चीज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इकोनॉमिकल, सोशल, फाइनेंशियल, डेमोग्राफिकल डेवलपमेंट के तरफ हमारा ध्यान भी होना चाहिए और हमारे पास जनशक्ति भी होनी चाहिए, मैन पावर, तभी यह चीज कार्य हो पाएगा। प्रॉपर प्लानिंग हर स्टेज पर, ना केवल इंडिविजुअल बेस पर बल्कि इसको कलेक्टिव बेस पर जब किया जाएगा तभी सोशल साइंस का जो शोध है वह अपना पैर मजबूती से जमा पाएगा। अब बात आता है स्टेट ऑफ आर्ट की, अधुनातम स्थिति। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी वाज द फर्स्ट टू इंटीग्रेट द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। रजनी कोठारी पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट थी और कोठारी कमीशन वाली भी ये थी जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था। उन्होंने इसके लिए सेंटर की बात की थी और धीरे धीरे 1960 से 1970 तक बहुत प्रकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनका निर्माण हो गया। सबसे पहले NICT बना हैदराबाद में, उसके बाद जो है उसको GNU के द्वारा 1960 में ले लिया गया। शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बना, नेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस बना और वहाँ पर अपने शैक्षिक और शोधपरक जिज्ञासाओं को पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े सीनियर और जो एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से सेंटर्स बनते रहे और 70s के बाद अनेकानेक नई धाराएं आई, इंस्टीट्यूट्स को फंड मिला, सरकार के द्वारा वो गवर्न हुए और बड़े बड़े शहरों में, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में बहुत तरीके से इसको सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ। यूनिवर्सिटीज में भी इसका बहुत अच्छा स्थान रहा और धीरे धीरे समाज मनोविज्ञान के शोध के संबंध में अनेकानेक उत्तरोत्तर प्रगति के नए नए प्रतिमान देखने को मिले। ICSSR ने बहुत से रीजनल सेंटर्स की स्थापना की और सोशल साइंस के रिसर्च नई दिशा में चले गए। अब धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूट्स थे उनके पास ऑटोनॉमी थी, न उनके पास सरकार का बोझ था न उनके पास विश्वविद्यालय का बोझ था, तो वे अपने नवाचार डेवलप करते थे, अंतराक्षेपण, अपनी पॉलिसी डेवलप करते थे और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते थे। 1990 तक ICSSR के पास 27 इंस्टीट्यूट्स हो गए थे और गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर फंडिंग दी। आज भी वे अच्छा खासा पैसा लेके काम भी कर रहे हैं और सोशल साइंस रिसर्चेस में नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अब एक यह प्रश्न होता है कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट जो हैं, वह जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो पेपर लिख रहे हैं, जो किताब लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, वह केवल उनके प्रमोशन के लिए है या जननीति के निर्माण के लिए है, जन कल्याण के लिए है? क्या उनके कृतियों का कभी आलोचनात्मक मूल्यांकन हुआ? 4 तरीके के इनके इंस्टीट्यूट थे: रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट
Ministry of State Government, Department of Directly under their jurisdiction, government funded but legally autonomous research institute, डिग्री ग्रांटिंग एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, और प्राइवेट कंसल्टेंसी हो गई, जो जैसे एक कोचिंग वो जो काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, या जो एनजीओ नॉन एनजीओ होते हैं, दे सर्व द सोशल साइंस, मगर वे किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका इतना विकास हुआ कि आईआईटीज वगैरह में भी एक ऐसा संकाय बना जिसको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस कहा गया, जहाँ कि वहाँ पर भी इंजीनियरिंग और साइंस के इंस्टीट्यूट्स में भी इसको प्रॉपर रिगार्ड मिला। इसका मतलब ये है कि सोशल साइंस का परचम केवल उन्हीं 5, 6, 7 विषयों में नहीं है जिन विषयों की मैंने बात की। अपना बहुत तगड़ा नेटवर्क ये बढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट कर रहा है, और इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च के साथ सोशल साइंटिस्ट तन मन से लगे हुए हैं सोशल साइंस के स्टेटस को बढ़ाने के लिए। जबकि हमारा देश विश्व में देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी सोशल साइंटिस्ट लोगों ने कोरोना जैसी चीजों पर, जिसकी दवा नहीं निकली, जिसका वैक्सीनेशन नहीं निकला, उस पर भी पुस्तकें लिखी गई, उस पर भी प्रोजेक्ट्स किए गए, उस पर भी पेपर्स किए गए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और आईसीएसआर ने नेचुरल साइंस रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज को अलग से पैसे दिए, ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अलग से पैसे दिए, और जो रिसर्च करने गया हम लोग की तरीके से उसको अलग से पैसे दिए। एमएचआरडी से भी ग्रांट मिली, और गवर्नमेंट भी काफी अलग से, गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी इसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग बहुत तरीके से पैसे दे रही है। सवाल ये उठता है कि पैसे को लेकर किया क्या जाए, पैसे को लेकर किया क्या जा रहा है, पैसे को लेकर के किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। तो द एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान शोध को स्थापित करने के में क्या करना है, ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसे कोर्स हों। रीजनल काउंसिल सेंटर जो है, जैसे अभी 4 हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों को भी इसमें आगे तवज्जो दी जाए, और उनसे भी सोशल साइंस रिसर्च में उनके भी कंट्रीब्यूशंस को रिगार्ड दिया जाए। रिसर्च स्टडीज को स्टैंडर्डाइज किया जाए, और जैसे हम इंसडॉक की बात करते हैं उस तरीके से उसको फाइनलाइज करके जनमानस में डाला जाए। ये कब होगा? जब सोशल साइंस का इंटरडिसिप्लिनरी एक बहुत बढ़िया जर्नल निकले। जर्नल बहुत निकल रहे हैं, 8 दिन के अंदर आप अपने 4 पेपर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कूड़ा जलाया जाए तो शायद कूड़ा भी नहीं जलेगा। तो एक स्टैंडर्ड जर्नल जो निकले, जिसमें सोशल साइंस के सारी विधाओं का सम्मान हो, जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, जो रिसर्च के हम फुल प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट करते हैं, उसको पब्लिश किया जाए। मॉडल रिसर्चेस कर करके उनको पब्लिश किया जाए। और इंसडॉक अब सांस ले रहा है, केवल बचा नहीं है, उसको भी बढ़ाया जाए। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए आवश्यक हैं, और आप लोगों के द्वारा हो सकता है कि इम्प्लीमेंट भी हो रही हो। There is a big mass of researchers who take the admission in PhD programs for the sake of time pass. They take it as entertainment and do not devote it in it. ना कहीं नौकरी लगी, ना कहीं कुछ हुआ। यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो पैसा मिलेगा, वो तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, 6 महीना का कोर्स वर्क करके रिसर्च तो कर ही लेंगे, और वो तुम्हारे सुपरवाइजर का कराना मॉरल ड्यूटी बनता है। कराएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो केवल टाइम पास के लिए नौकरी मिल गई तो उसको छोड़ दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह नहीं है,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 2-2 3-3 कमरे में डिपार्टमेंट चल रहे हैं और उसमें रिसर्च लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो वहां पर रिसर्च जो है वह नहीं हो सकता। आज रिसर्च की स्थिति बड़ी ही दयनीय या कहा जाए अशेमिंग हो गई है। नौकरी पाने के लिए रिसर्च जरूरी है और एपीआई बनाने के लिए पेपर करना जरूरी है। केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के लिए कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं कि सारे कुएं में नहीं भांग पड़ी हुई है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो केवल एपीआई बनाने के लिए तरह तरह के पेपर्स निकाल देते हैं। अभी मैं आईसीएसआर के सीनियर फेलोशिप में हूं, एक पत्र आया था कि कुछ लोग अखबारों में आर्टिकल दे करके उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ लगा रहे, कृपया उसको न लगाया जाए। तो एकेडमिक और साइंटिफिक एक्सीलेंस को ध्यान में रखा जाए। अगली चीज प्लेजरिज्म, जिसको पढ़ाया जाएगा विदाउट नोटिसिंग द साइंटिफिक एक्सीलेंस ऑफ प्लेजरिज्म और प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजरिज्म, वे काटा चिपकाया। ऑफ कोर्स पेपर या किताब आप ऐसे एक बार बनाइए, लेकिन उसको पढ़ करके आप उसको अपने शब्दों में अगर लिखेंगे तो फर्स्ट यू विल बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गोइंग टू एक्सप्लेन बाय यू। और दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वह यह है कि आप इसमें प्लेजरिज्म में जेल भी होती है, प्लेजरिज्म में नौकरी भी जाती है, जेल भी होती है। बस यही है कि काठ की हांडी है, जिस दिन जल जाए। पहले 2-3 साल वो फुर्सत के साल, आराम के साल होते हैं, ऐश के साल, और उसके बाद जब 4-5-6 महीना बचता है, ये मैं आपको डेटा बेस एक्सपीरियंस बेस्ड बात बता रही हूं, उसके बाद सुपरवाइजर के सर पर सवार हुआ जाता है सुबह दोपहर शाम रात, यह सोचे हुए बिना कि सुपरवाइजर भी एक इंसान है और वह 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में जब काम पूरा करेंगे तो क्वालिटी तो कांस्टेंट होगी ही, अगर शुरू से लेकर के समय तक कार्य किया जाए। अगली बात कहूंगी मैं उसको एक्शन रिसर्च, टेबल रिसर्च। टेबल पर बैठ करके शानदार डेटा बनाया, बाहर कहीं नहीं गए, पैरों में छाले नहीं पड़े, और क्या किया कि फेक डेटा बना करके कार्य कर दिया। पता तो चल ही जाता है, बताया जाए या न बताया जाए। एक चीज और, आप सभी बुरा मान सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बात को आप एक शिक्षा के रूप में समझिए। रिसर्च स्कॉलर्स टोटली बेस्ड ऑन एनालिसिस पैकेज लाइक आर, SPSS, पाथ एनालिसिस, ये सब कुछ कंप्यूटर में मिलता है। लेकिन SPSS से अगर आपने मल्टीवेरिएट या आपने कैनोनिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाया तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है आप ये आपको नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। सिस्टम वाला बता देता है कि ये डेटा का ऐसे ऐसे व्याख्या होगा, उनको अपने ही डेटा की जानकारी नहीं होती, उनको अपने ही फाइंडिंग की जानकारी नहीं होती। यह चीज जो है अच्छी नहीं है। क्वालिटी पर, टाइम कॉन्स्टेंट पर ध्यान नहीं देंगे, पुराना टेस्ट मटेरियल ले लेते हैं, लाइब्रेरी में जा करके टेस्ट मटेरियल, पुरानी थीसिस को, लाइब्रेरी शुड बैन, लाइब्रेरीज को थीसिस इश्यू कराना बिल्कुल बैन होना चाहिए। वह केवल उनको वहीं पर पढ़ने के लिए दे, और टेस्ट कंस्ट्रक्शन की कोई भी, सिचुएशनल प्रिपरेशन की कोई भी जानकारी नहीं होती। तरह तरह की यहाँ पर टेस्ट कंस्ट्रक्शन के वो हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, पैसा फेंक करके वहां से ले आते हैं और एक थीसिस के बाद टेस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स आर एंगेज इन अदर जॉब, नौकरी कर रहे हैं, 6 महीना की छुट्टी लेके कोर्स वर्क करते हैं, तो उसके लिए वे ना किसी तरीके से कार्य कर लेते हैं। सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करना उनके लिए बहुत कठिन होता है, इसलिए ना तो करंट ट्रेंड पता चलता है और ना तो करंट नॉलेज पता चलता है। इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, अधिकतर मटेरियल इंग्लिश में है, तो उससे उनकी ओरिजिनलिटी बाधित होती है और पूरी कोशिश की जाती है
कि गुरु का और शिष्य का आपसी दीदा दर्शन जितना कम हो सके वही अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा, गुरु कुछ बोलेगा तो बड़ा फील हो जाएगा। अब कुछ चीजें मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ और मुझे चुभता भी है। जनरली होता क्या है कि साइकोलॉजी अवेलेबल फॉर ऑल, हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट को इतना ओपन कर दिया कि हर आदमी इसमें साइकोलॉजी के बारे में टिप्पणी करता है। सबको पता है कि सूडो साइंस है, तो हर व्यक्ति को इस बात की पूरी जानकारी है कि वह कैसे करे, क्या करे, किस प्रकार से, मतलब बिना किसी थ्योरेटिकल नॉलेज के, साइंटिफिक नॉलेज के अपनी बातें बताया जाता है। अगली बात आती है कि हमारा रिस्पोंडेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम बात सोशल साइंस की कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, हम उनकी मानसिकी का अंतरदर्शी रिपोर्ट देने से कोई फायदा नहीं, वैसे अब कुछ चलता नहीं है, लेकिन हम उनकी अंदरूनी हालात का कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वह अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ताकि वे उनके कॉग्निशन और इमोशन को पहचान सकें। लैक ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल, घर में रहें, बाहर रहें, ओपन एयर में करें, हम हर तरीके से आवाज या बहुत सी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक आपको इंस्टेंस बताऊंगी, जब मैं रिसर्च करती थी, छोटे बच्चों पर था, डेटा कलेक्शन करने के लिए गई, मम्मी ने कहा बेटा ये कह दे, बेटा ये कह दे। मुझे कहना पड़ा कि आंटी जी आप यहाँ से चले जाइए, मैं बच्चे का इंटरव्यू ले रही हूँ, रिसर्च में आपका नहीं कर रही हूँ, बेटा ये बोल दे, बेटा ये बोल दे। तो हम इसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे पास प्रॉपर लैब्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, और थोड़ा किताब खरीदने का शौक भी नहीं है, जिसके कारण रिसर्च जो होता है वह कॉन्स्ट्रेंट होता है। स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस जो हैं उसके अंडरस्टैंडिंग की एक्सेसिबिलिटी कम है। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो न्यूमरल्स कराने के पहले उसका एक एक शब्द क्लियर कर देते हैं उसकी थ्योरी का। वहां पर तो बच्चा रिसर्च में, एनालिसिस में बहुत मतलब स्किल्ड हो जाता है, अदरवाइज वह केवल उसी के सहारे रह जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, SPSS कहते हैं। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि अब बात आती है जर्नल्स की, UGC केयर, 3-4 जर्नल UGC केयर लिस्ट में हैं। एक तरफ UGC ने यह कह रखा है कि आपके 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए, फेलिंग टू विच योर थीसिस विल नॉट बी सबमिटेड। दूसरी तरफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के, साइकियाट्री के जर्नल्स को उन्होंने अपने केयर लिस्ट में स्थान दे रखा है, और जो ओपन एक्सेस वाले जर्नल हैं, जिनके एरियाज ही एक्सेसिबल हैं, जनरल हैं, आप वुमेन पर लिखें, बच्चों पर लिखें, पॉजिटिव साइकोलॉजी पर लिखें, हेल्थ पर लिखें, सब पर लिखें, ऐसा कोई भी जर्नल मेरे जानकारी में नहीं है जिसमें बच्चे अपना पेपर पब्लिश करें। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही दुखद परिस्थिति होती है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए, शोध की राह, शोध की डगर है तो कठिन, लेकिन चलना तो पड़ेगा। तो ऐसे जर्नल्स को देखा जाए जिस जर्नल में रिसर्चेस का पब्लिकेशन हो। जर्नल जरा आप ये देख लें कि स्कॉपस वगैरह की रेटिंग में है कि नहीं है। UGC में अगर नहीं है तो अगर स्कॉपस में है तो भी ठीक है, आप उससे कार्य कर सकते हैं, और आपको करना पड़ेगा, बिना उसके थीसिस नहीं पब्लिश होगी। अब सवाल उठता है कि हम इसको सुधारें कैसे। देयर आर सम स्किल्स following which the current status of social science research in India can be improved. Increasing laboratory and library facilities. लाइब्रेरीज को थोड़ा और विस्तार किया जाए, लैब का थोड़ा और विस्तार किया जाए। बच्चों को चाहिए, रिसर्च स्कॉलर्स को चाहिए कि अंग्रेजी पर ध्यान दें और विषय का ज्ञान करें।
मातृभाषा में थीसिस लिखना चाहिए। मैं एडवोकेसी कर रही हूं, लेकिन मैटर तो सारा इंग्लिश में है। तो जब तक आपके पास इंग्लिश सही नहीं होगी, तब तक आप सब्जेक्ट के डीप में नहीं जा पाएंगे और आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ डिवोशन। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, ये रिसर्च नहीं है, ये नौकरी है। आप अगर तन मन से समर्पित होंगे, रिसर्च को पूजा समझेंगे, तब कहीं जा करके आप एक रिसर्च करने के बाद एक क्रिएशन आपके सामने आएगा। नहीं तो रोज ही लोग रिसर्च करते रहते हैं, कौन किसका देखता है। स्टैट्स की पूरी जानकारी हो, बेशक करावें एसपीएसएस से, लेकिन आपको उस टूल की 101% जानकारी होनी चाहिए। अप टू डेट रहिए, सब्जेक्ट में अप टू डेट रहिए, कंप्यूटर में अप टू डेट रहिए, स्टैट्स में अप टू डेट रहिए। सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखिए। या सुपरवाइजर्स के लिए भी मेरा एक संदेश है, अधिकतर सुपरवाइजर मुझसे छोटे जूनियर ही होंगे, उनके लिए भी मेरा एक संदेश है कि बच्चों के कार्य को भी पूजा समझें। और मेरी तो इच्छा है कि एक ओरिएंटेशन सुपरवाइजर का भी कभी हो जाए तो वह बहुत ही अच्छा होगा। नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में जाएं, वहाँ पर पेपर प्रस्तुत करें और आगे किस तरीके के रिसर्चेस का चलन चल रहा है वह देखें, और आपस में बैठ करके इधर उधर की बातें ना करके अगर अपने अपने शोध की बात करें तो मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि सोशल साइंस रिसर्च का स्तर भारतवर्ष में और अधिक ऊंचा होगा। अपने इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना आज का भाषण समाप्त करती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद, आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपका लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहना चाहिए दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने, क्योंकि ये जो समस्याएं थी ये बच्चों की ही समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये सुपरवाइजर की भी प्रॉब्लम्स हैं। गलती दोनों ओर से है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वे उनके बिना आए भी उनका रिसर्च वर्क हो जाए, और ये गाइड के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे गाइड को मिल पाते हैं, और उस वक्त ये कोई जरूरी नहीं कि गाइड के पास समय हो। फिर गाइड पे प्रेशर डाला जाता है कि आप हमारा काम जल्दी कर दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि ये स्टेटमेंट गाइड के होने चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज का स्टूडेंट भी बहुत बिजी हो गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। हो सकता है कि आप लोग ऐसा न कर रहे हों, और न कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जैसा कल मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम लोग डाटा एनालिसिस तो कर लेते हैं बट हमको उसकी नॉलेज नहीं होती। तो मेरा बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप स्टेट लगाएं उसको एक बार हाथ से भी उसका एक छोटा सा डाटा लेकर के हाथ से सॉल्व करें। अपने जैसे हम लोग एमए में करते हैं ना सारे सॉल्व, उस तरीके से सॉल्व करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी बताया था कि टी में सारे माइनस, पूरी थीसिस में जो था वो टी वैल्यू माइनस थी, और उसमें लिखा गया था, इंटरप्रिटेशन डिस्कशन में भी लिखा गया था कि माइनस वैल्यू आई, जबकि इसका कोई मतलब ये बहुत ज्यादा सही नहीं था। तो मैंने उस थीसिस की रिपोर्ट में भी लिखा था कि माइनस वैल्यू, टी वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं लिखी जाती। इसका मतलब उनको आता तो था, पर एसपीएसएस में उनकी इतनी ज्यादा वो निर्भर हो गए थे, वो सोच रहे थे कि ये जो रिपोर्ट आई है वो सही है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो भी स्टैट लगाएं उसमें प्लीज उसको एक बार हाथ से सॉल्व करें। अगर आप हाथ से जब सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग थोड़े से खुलेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, आगे के लेक्चर में भी आपके साथ हम साथ बने रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे, और
2:30 में 2:30 में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी कुछ खा लीजिए, फिर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आपने पेशेंस सुना, थैंक्स। थैंक यू मैम। जी ओके, थैंक यू। उन्हीं का है। जी जी।